विचार व्यक्त किए हैं। सभी ने विधेयक का समर्थन किया है, परंतु कुछ और मुद्दों की ओर भी ध्यान दिलाया है। मैं सबसे पहले विधेयक के बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद में जो अन्य मुद्दे उठाए गए हैं उन पर चर्चा करूंगा। जैसा मैंने पहले बताया कि विधेयक में 7 जातियों को समाहित करके एक जाति के नाम से जाना जाए, इस प्रकार का प्रावधान है। अभी ये अलग अलग क्रम पर उल्लेखित है। ये विधेयक पारित होने के बाद केवल 2 क्रमांक पर उल्लेखित हो जाएगी। क, प्रविष्टि 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात देवेंद्र कुला वेलालर। ये इन 7 जातियों का एक नाम होगा और इस नाम के अंतर्गत बाकी ये 7 जातियां सम्मिलित होगी। प्रश्न उठेगा कि जब एक जाति बना रहे हो तो इन 7 जातियों को विलोपित क्यों नहीं कर रहे हो? परंतु ये 7 जातियां ऐसी है जिनके प्रमाण पत्र अनेक वर्षों से बनाए गए हैं और वो अमान्य नहीं हो, इसलिए इन 7 जातियों का उल्लेख ब्रैकेट में किया जाएगा और मुख्य जाति देवेंद्र कुला वेलालर होगा। इससे न तो कोई आर्थिक लाभ हानि होगी किसी को, न सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा, न और किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला है। केवल इन 7 जातियों को वेलालुर नाम, देवेंद्र कुला वेलालुर नाम देने से सम्मान मिलेगा, ऐसी इन 7 जातियों के लोगों की भावना है। ये 7 जातियां देवेंद्र कुलथन, कड्डयन। अब ये कड्डयन जाति है तिरुनेलवेली, तुत्तुकुटी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवारूर और नागपट्टिनम जिलों के तटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर जो उनके तटवर्ती क्षेत्र हैं उनमें कड्डयन जाति को छोड़ दिया जाएगा। बाकी सब जातियां उसमें सम्मिलित रहेगी। कल्लादी, कुडुम्बन, पल्लन, पन्नाडी, वातिरेयन, ये सब जातियां तमिलनाडु में देवेंद्र कुला वेलालुर के नाम से जानी जाएगी। प्रविष्टि 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात कड्डयन जाति तिरुनेलवेली, तुत्तुकुटी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवारूर और नागपट्टिनम जिलों में इस कड्डयन जाति को इसी नाम से जाना जाएगा। बाकी पूरे तमिलनाडु में देवेंद्र कुला वेलालर के नाम से जानी जाएगी, पर इन 5 जिलों में इसी नाम से जाना जाएगा। प्रविष्टि 28, 35, 49, 54 और 52 का लोप किया जाएगा। इन 7 जातियों को क्रमांक 17 में सम्मिलित करने के कारण वो जो जिस क्रमांक पर आज उल्लेखित है वहाँ से उसको विलोपित कर दिया जाएगा। केवल इस विधेयक में इतना प्रावधान है। इस विधेयक का सबने समर्थन किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और अपील करूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाए। अन्य मुद्दों के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई है। मैं उन मुद्दों का संक्षिप्त में कुछ उत्तर देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने पहले भाषण में ये कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, और जो कहा उन्होंने उस पर अमल किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। उसके अनेक उदाहरण हैं, अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन ऐतिहासिक निर्णयों के कारण
सामाजिक समता और समरसता लाने में सहायता मिल रही है। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास में अनेक प्रकार की प्रगति की जा रही है, प्रगति हो भी रही है। गुरजीत सिंह ओंजिला सांसद जी ने उल्लेख किया था कि अन्याय और अत्याचार बढ़ रहे हैं। राज्यों के नाम भी लिए थे और कहा कि यहाँ अत्याचार की संख्या बढ़ रही है। आप और ये सदन जानता है, कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है। राज्य इस पर कार्रवाई करते हैं। केंद्र की ओर से हम समय समय पर राज्यों के साथ संपर्क करते हैं और जहां अपराध बढ़ते हैं उनसे बातचीत करके अपराधों को कम करने की कोशिश करवाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ अपराधी को दंड मिले, इसके लिए भी प्रयास करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि 1989 में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया। उस अत्याचार निवारण अधिनियम में कुछ खामियां महसूस हुई, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान 2015 में उसमें संशोधन किया गया और 22-23 नए अपराध जो पहले वाले कानून में नहीं थे उसको जोड़ करके इस कानून को मजबूत बनाने का काम किया है। और उस कानून के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ अन्याय रोकने का प्रयास किया जाता है। जो अपराधी है उसको दंड दिलाने का प्रयास किया जाता है और जो पीड़ित परिवार है उसको आर्थिक सहायता भी दी जाती है और अपराधी को दंड दिला करके उसको न्याय दिलवाने का प्रयास भी किया जाता है। ऐसा समय समय पर करने के लिए वकील सहायता भी देते हैं। कानूनी सहायता देने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। एक नहीं अनेक प्रावधान ऐसे किए गए हैं। 2018 के अधिनियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। अब प्राथमिकी दर्ज करने से पहले बीच में एक कानून बन गया था कि बिना जांच किए एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए, परंतु इस कानून में हमने सुधार करके प्राथमिकता दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है। एफआईआर दर्ज की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी या जिसको वो नियुक्त करे उसके द्वारा जांच करने के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होगा तो गिरफ्तारी भी होगी। इस प्रकार के कानून में हमने सुधार करने की कोशिश की है। उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी उल्लेख किया। अन्य माननीय सदस्यों ने भी इसका उल्लेख किया। मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती थी वो केंद्र प्रायोजित थी, परंतु एक फार्मूला था। उस फार्मूले के अंतर्गत कमिटेड लायबिलिटी का प्रावधान था और ये कमिटेड लायबिलिटी का प्रावधान पहले वाली सरकारों में भी था, वर्तमान सरकार में भी है। अब चेंज कर दिया हमने और उस कमिटेड लायबिलिटी के माध्यम से जो कमिटेड लायबिलिटी राज्यों की बनती थी उसका परिणाम ये रहता था कि कुछ राज्यों को केंद्र से एक भी पैसा मिलता नहीं था। और अभी तक ऐसी स्थिति आ गई थी कि 36 राज्यों में से आधे राज्यों को या तो कोई पैसा मिलता नहीं था या मिलता था तो बहुत कम मिलता था। इस कारण से हमने एक फार्मूला बनाया कि कई राज्यों को कोई पैसा नहीं मिलता है। ये ठीक नहीं है। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में केंद्र का भी कुछ हिस्सा हो। शिक्षा राज्य का विषय है, राज्य की भी जिम्मेदारी है, केंद्र की भी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया, 60% केंद्र देगा और 40% राज्य देगा। इसका परिणाम यह निकलेगा कि अभी तक जो फार्मूले के आधार पर हम पैसा देते थे उसमें साल भर में केवल 1000 करोड़ रुपया हम राज्यों को देते थे। ये नए फार्मूले के कारण अब हम लगभग 5000 करोड़ एक साल में देना चालू कर देंगे और वो इसी साल से देना चालू कर देंगे। मार्च तक कई राज्यों को हम देने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। और इस फार्मूले के आधार पर
अगले 5 सालों में लगभग 55,000 करोड़ रुपए हम राज्यों को देने वाले हैं और इसके कारण 4 करोड़ विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार की ओर से 35,500 से अधिक करोड़ रुपया इस व्यवस्था में खर्च किया जाएगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है। इसका लगभग सभी राज्यों ने समर्थन किया है। किसी भी राज्य से नकारात्मक जानकारी हमारे पास अभी तक नहीं आई है। इसी प्रकार जो उन्होंने ये भी कहा था कि सफाई कार्य करने वाले मजदूरों के लिए आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। हमने प्रयास किया है। आजकल जो सीवेज टैंक में या नाली साफ करने का काम करते हैं, हाथों से करते थे, उसको कम करके यंत्रों के माध्यम से सफाई करने की कोशिश की जाएगी और ऐसा प्रावधान भी बनाया है। कानून में संशोधन करके प्रावधान भी कर दिया गया। मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हर साल अनुसूचित जाति के कल्याण के संबंध में बजट में अत्यधिक वृद्धि की जा रही है। इस साल भी पिछले साल 83,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इस साल के बजट में 1,26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और विभाग के बजट में पिछले साल 8,207 करोड़ रुपए थे। इस साल 10,517 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जैसा मैंने बताया कि बजट में निरंतर वृद्धि होने के कारण अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान की योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद मिलती जा रही है। माननीय रामलू जी ने कहा था कि अनुसूचित जातियों का श्रेणीकरण किया जाए। उप श्रेणीकरण करने वाला मामला वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। पंजाब बनाम देवेंद्र नाम के वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में इस पर विचार किया जा रहा है। अमर सिंह जी, आपने जितने सारे प्रश्न उठाए हैं उनका उत्तर तो सुनना ही पड़ेगा। तमिलनाडु में सुनील दत्तात्रेय जी ने मामला उठाया। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मराठा आरक्षण में भी मामला विचाराधीन है। ओबीसी ऐसा वर्ग है जिसकी राज्यों की सूची अलग है और केंद्र की सूची अलग है। राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण देने संबंधी निर्णय ले सकता है, उस पे केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं चलता है और ये आरक्षण भी इसी प्रकार का है। इस आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और उस पर विचार विमर्श कर रहा है, जिसमें राज्य ही पैरवी कर रहा है। राज्य और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हमको हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा रुख सकारात्मक है, परंतु सुप्रीम कोर्ट इस विषय में हमसे कोई जानकारी मांगेगी ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि अपील भी राज्य सरकार ने की है और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी की जा रही है। इस प्रकार की कानून व्यवस्था को राज्य के माध्यम से ही आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है। अत्याचार निवारण के बारे में मैंने बताया। एक कैटेगरी करने के बारे में, उप श्रेणीकरण करने के बारे में विचार जारी है, परंतु आज की स्थिति में किसी उचित फोरम पर इस विषय पर कानूनी प्रावधान बनाने का प्रस्ताव नहीं है। ओबीसी कैटेगरी में राज्यों की सूची जैसा मैंने बताया कि अलग अलग है, उसी प्रकार से प्रदेशों में अलग अलग जिलों में अलग अलग जातियां श्रेणीकृत की गई है और उसके कारण है सामाजिक और आर्थिक स्थिति। जब ये जातियों का सर्वे हो रहा होगा, उस समय सर्वे के दौरान
एक ही जाति कुछ क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से संपन्न पाई गई, इस कारण से उनको अनुसूचित जाति में नहीं रखा गया। कुछ जिलों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माने गए, इस कारण से उनको अनुसूचित जाति में रखा गया। अनेक माननीय सदस्यों ने कई जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का भी सुझाव दिया है। मैं बताना चाहूँगा, इस विषय में एक नियम है कि राज्य सरकार किसी जाति को अगर अनुसूचित जाति में मिलाना चाहे, अनुसूचित जाति में जनजाति में मिलाना चाहे या उससे विलोपित करना चाहे, तो वो एक प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजेगी और केंद्र सरकार उसके बाद प्रस्ताव आने के बाद आरजीआई को भेजेगी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजेगी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यदि उस पर यस करता है तो वो प्रस्ताव हम संबंधित आयोग को भेजते हैं। आयोग भी यदि उस पर सहमति देता है तो फिर सरकार उस पर विचार करती है और विचार करने के बाद कैबिनेट नोट बनता है, कैबिनेट में जाता है। कैबिनेट उसको अगर स्वीकृति देती है तो विधेयक बन करके सदन में लाया जाता है, संसद में लाया जाता है और संसद उस पर निर्णय करती है। अभी तक जिन जिन मुद्दों को यहाँ उल्लेखित करके मांग की गई कि इन जातियों को इसमें मिलाओ, इन जातियों को इसमें मिलाओ, इस प्रक्रिया के पूरा करने के बाद या तो निरस्त कर दिए गए हैं या विचाराधीन है। तो मेरे यहाँ जो विचाराधीन मामले हैं उसके बारे में भी मैं जानकारी दे सकता हूँ। कुछ जातियाँ ऐसी है जिनके बारे में विचार विमर्श जारी है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद अभी तक छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, दादर और नगर हवेली, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल ऐसे प्रांतों में 26 जातियों को शामिल किया गया है और जो विचाराधीन है वो मामले अभी भी उत्तर प्रदेश का मामला है। नमो शूद्र, पौंडरा, पौंड, बंगाली रिफ्यूजीज, इन जातियों को अनुसूचित जाति में मिलाने का विषय है, वो विभाग में विचाराधीन है, मेरे विभाग में विचाराधीन है। विचार करने के बाद जो उचित होगा ऐसा हम करने वाले। ओडिशा की जाति में एक जाति को रिमूव करने की बात है, रिमूवल ऑफ एरिया रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ बंगाली कास्ट, ये आयोग के पास है, अभी इस पर आयोग विचार कर रहा है। और कर्नाटक की कुछ जातियां हैं उनके बारे में आरजीआई के पास विचार हो रहा है। इसी प्रकार से झारखंड की जाति है उस पर भी आरजीआई विचार कर रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भी जातियां हैं, बॉर्डर एज ए सिनोनियम ऑफ बेलदार, एक बेलदार जाति है, उसको भी अनुसूचित जाति में मिलाने का मामला है, ये भी आरजीआई के पास है। आरजीआई हमको अगर सकारात्मक जवाब देगी तो हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही साथ वीरेंद्र कुमार जी ने एक मामला उठाया था, अनुसूचित जातियों का राज्यवार विनिर्देशन। अनेक माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है कि कुछ जातियों को किसी एक राज्य में तो अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, लेकिन अन्य राज्यों में इसे यह मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। ये एक सच्चाई है और इसके बारे में मैंने बताया कि जब सर्वे करते हैं, जब जातियां बनी थी 1950-55 और 5-6 बार उसमें संशोधन हुए, तो उस समय के सर्वे में सामाजिक और आर्थिक आधार पर आकलन किया गया था और उस आकलन में जो जातियां अनुसूचित जाति के योग्य पाई गई उनको उसमें सम्मिलित किया गया, बाकी को ओबीसी में या सामान्य में रखने की कोशिश। वीरेंद्र जी का प्रश्न ये भी था कि कुछ जिले में, चंद जिले में उनको इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं मंत्री जी कि सामाजिक उत्थान के लिए अम्बेडकर जी को सम्मान देने के लिए मंत्री जी अम्बेडकर जी से संबंधित
वीरेंद्र कुमार जी का प्रश्न था कि मध्य प्रदेश के कुछ जिले में कुछ कास्ट को अनुसूचित जाति के हिसाब से माना जाता है, दूसरे जिलों में माना नहीं जा रहा। एक ही राज्य में, एक ही प्रांत में कुछ जिले में अनुसूचित जाति के हिसाब से उनको माना जाता है और दूसरे जिले में उनको माना नहीं जाता। ये वीरेंद्र जी का एक प्रश्न था। हाँ, तो मैंने उसी का जवाब दिया। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अगर राज्य सरकार को करना है। यदि स्पष्ट नहीं कर पाया तो। जब सर्वे हुआ था 1955 के पहले, 1950 के पहले, जब अनुसूचित जाति जनजाति और इसका आंकलन करके कैटेगरी बनाने का, उस समय उन जातियों का सामाजिक स्तर उच्च था, आर्थिक स्तर उच्च था, इस कारण से अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं किया गया। वही जाति अगर दूसरी जगह सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी थी, उसको अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का निर्णय लिया और ये उस समय की सरकार ने लिया है। आज भी जब इन जातियों को अनुसूचित जाति में मिलाने के लिए प्रस्ताव आते हैं तो आरजीआई उसी आधार को देख करके निर्णय करती है और अपनी राय देती है। उस समय जो आधार बना था, उस आधार के आधार पर वो हमको ये कहती है कि इस जाति को अनुसूचित जाति में मिलाने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात सही है, ये हर राज्य में है। 4 जिलों में अनुसूचित जाति है, 6 जिलों में ओबीसी है, बाकी में सामान्य है, ये हर राज्य में है। और इस दुविधा को दूर करने की दृष्टि से इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी कि अमुक जाति को अनुसूचित जाति में मिलाया जाए या उसको हटाया जाए। तो फिर प्रस्ताव आने के बाद हम आरजीआई को भेजते हैं और आरजीआई अगर सकारात्मक राय देती है तो फिर हम संबंधित आयोग को भेजते हैं और आयोग भी अगर सकारात्मक राय देता है तो फिर सरकार के पास आता है। सरकार कैबिनेट नोट बनाती है, कैबिनेट में जाती है और कैबिनेट से स्वीकृति होने के बाद विधेयक का रूप लेकर के हम संसद में आते हैं और अंतिम निर्णय करने का अधिकार संसद को ही है। ठीक। और उस आधार पर निर्णय होता है। हाँ जी, मैं निवेदन करूंगा कि विधेयक पारित किया जाए। धन्यवाद। Motion for consideration of the bill.